इतिहास की किताबों में हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत हम सीधा उस पल से करेंगे जब खुद शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर भी फूट फूट कर रो पड़े थे। जी हां, उन्हें खबर मिली थी कि महाराणा प्रताप नहीं रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस वक्त अकबर ने खुद ये बात मानी थी कि प्रताप ने कभी किसी भी हाल में अपनी पगड़ी उनके सामने नहीं झुकाई। प्रताप, तुम जीत गए। तुमने मुगलों के सामने कभी अपनी पगड़ी नहीं झुकाई। अब आप ही सोचिए, आखिर वो कैसा इंसान, कैसा दुश्मन होगा जो एक सम्राट के आंसू और उनका सर्वोच्च सम्मान दोनों एक साथ हासिल कर लें। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में तथ्यों के आधार पर इस अजेय नायक की कहानी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस हिस्से से। खतरे में एक साम्राज्य। 16वीं सदी का भारत एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। विशाल मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और राजपूताना की रियासतें एक-एक करके घुटने टेक रही थीं। लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक राज्य ऐसा था जो बिल्कुल अड़ा हुआ था, मेवाड़। हम 1540 में प्रताप के जन्म से लेकर उनके आखिरी पलों तक के इस पूरे सफर को देखेंगे। प्रताप की परवरिश बाकी राजकुमारों जैसी बिल्कुल नहीं थी। महलों की सुख सुविधाओं से दूर उनका बचपन अरावली की उन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में बीता था। उनकी मां जयवंताबाई ने उन्हें बचपन से ही मातृभूमि की रक्षा के संस्कार दिए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भील जनजातियों के साथ एक बहुत ही मजबूत और जाति-पाति से मुक्त रिश्ता बनाया। भील उन्हें प्यार से कीका बुलाते थे और यहीं पर प्रताप ने जंगलों में सरवाइव करने और छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की वो तकनीक सीखी जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। 30,000। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया तो उसने इन 30,000 बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। उस वक्त युवा प्रताप ने अपनी आंखों से अपने लोगों का खून बहते देखा और यकीन मानिए इसी एक घटना ने उनके अंदर वो आग लगा दी जो ताउम्र नहीं बुझी। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे अगले पड़ाव पर, एक अड़िग संकल्प। 1572 में जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो उन्हें विरासत में क्या मिला? न तो कोई सुरक्षित राजधानी थी और न ही खजाना। ऊपर से गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जो शपथ ली वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ को वापस आज़ाद नहीं करा लेते तब तक वो सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएंगे, पत्तों की थाली इस्तेमाल करेंगे, नर्म बिस्तरों के बजाय घास पर सोएंगे और महलों का सुख छोड़ देंगे। मतलब आज़ादी के लिए विलासिता का ऐसा त्याग वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। उधर अकबर भी जानता था कि युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए 1572 से 1576 के बीच उसने एक के बाद एक 4 बड़े कूटनीतिक दूत भेजे। ऑफर सीधा सा था, प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें और बदले में आधा हिंदुस्तान ले लें। लेकिन प्रताप का हर बार सिर्फ एक ही जवाब होता था कि मेवाड़ कभी नहीं झुकेगा। इन सारी कूटनीतिक कोशिशों का द एंड एक बहुत ही तनावपूर्ण घटना से हुआ। उदय सागर झील के पास एक शाही दावत रखी गई थी, लेकिन प्रताप ने दूत मान सिंह के साथ खाना खाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहलवा दिया कि मेरे सिर में दर्द है। असल में यह एक साफ कूटनीतिक तंज था कि मुगलों से वैवाहिक रिश्ते बनाने वालों के साथ वो खाना नहीं खाएंगे। और बस इसी सिर दर्द ने सीधे तौर पर युद्ध का बिगुल बजा दिया। और फिर आता है हमारा अगला अध्याय, हल्दी घाटी की रणनीति। जून 1576 का यह हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात मुकाबला था। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ 80,000 की विशाल मुगल सेना, भारी तोपें और हाथी जिनका नेतृत्व कर रहे थे एक हिंदू राजा मानसिंह, और दूसरी तरफ प्रताप की महज 20,000 की सेना जिसमें कोई तोपखाना नहीं था, लेकिन इसके अग्रिम दस्ते की कमान एक मुस्लिम पठान हकीम खान सूरी के हाथों में थी। ये दोनों तरफ मौजूद सांस्कृतिक और धार्मिक गठबंधनों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रताप ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को ही क्यों चुना। ये उनकी सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक थी। हल्दी घाटी पीली मिट्टी वाला एक बेहद संकरा दर्रा था। इतना संकरा कि वहां मुगलों की भारी भरकम तोपें और 80,000 की फौज किसी काम की नहीं रह गई। इस एक ज्योग्राफिकल चॉइस ने मुगलों का सबसे बड़ा एडवांटेज बिना लड़े ही खत्म कर दिया। ऐतिहासिक स्रोतों में हल्दी घाटी के जो विवरण दर्ज हैं उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे थे। वो 80 किलो का भाला चलाते थे और उनके कवच हथियारों का कुल वजन 208 किलो था। सोचिए, इतना वजन लेकर वो बिजली की तरह लड़ते थे
और सिर्फ प्रताप ही नहीं, उनके वफादार हाथी राम प्रसाद ने तो अकेले ही मुगलों के 7 हाथियों को चित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं सर्वोच्च बलिदान की ओर। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, खून खराबा अपने चरम पर पहुंच गया। तभी धूल के गुबार के बीच प्रताप की नजर सीधे मुगल सेनापति मानसिंह पर पड़ी। प्रताप के घोड़े चेतक ने हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई और अपने दोनों अगले पैर सीधे मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। उसी पल प्रताप ने अपना 80 किलो का भाला पूरी ताकत से फेंका। मानसिंह हौदे में छिपकर बाल बाल तो बच गए, लेकिन हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। चेतक घायल था और प्रताप चारों तरफ से मुगलों से घिर चुके थे। स्थिति बहुत नाजुक थी। तभी मेवाड़ के वीर झाला मानसिंह आगे आए। उन्होंने प्रताप से कहा, हुकुम, अपना राजकीय छत्र मुझे दे दें और आप यहां से निकल जाएं। ये एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान था जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। मुगलों की पूरी फौज ने झाला मानसिंह को प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया और इसी बीच घायल प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पीछे मुगल सैनिक लगे थे, चेतक का पैर कटा हुआ था और खून बह रहा था। तभी रास्ते में एक 22 फीट चौड़ा पहाड़ी नाला आ गया। 22 फीट, एक आम घोड़े के लिए भी इसे पार करना नामुमकिन सा है, पर चेतक ने अपनी आखिरी सांसों की पूरी ताकत बटोरी और वो छलांग लगा दी। उसने अपने स्वामी को पार सुरक्षित पहुंचाया और फिर प्रताप की ही गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अब आते हैं अगले हिस्से पर, दिवेर का जवाबी हमला। हल्दी घाटी के बाद के साल बहुत ही दर्दनाक थे। प्रताप जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके परिवार को घास के बीजों की रोटियां खानी पड़ी। तभी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामाशाह ने अपनी और अपने पूर्वजों की पूरी संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी। ये इतना खजाना था जिससे 25,000 सैनिकों का 12 सालों तक खर्च उठाया जा सकता था। इस एक मदद ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी खजाने और नई ताकत का नतीजा था 1582 का दिवेर का युद्ध। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि राजपूतों का ये जवाबी हमला इतना भयानक था कि उन्होंने मुगल कमांडरों और उनके घोड़ों तक को एक ही वार में बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया था। मुगलों के अंदर ऐसा खौफ बैठा कि उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी अध्याय की, एक अपराजय विरासत। अपने आखिरी सालों में प्रताप ने कमाल की वापसी की। उन्होंने मुगलों की 36 चौकियों को उखाड़ फेंका और कुंभलगढ़, उदयपुर सब वापस जीत लिया। अपनी नई राजधानी चावंड में उन्होंने शांति और कला का विकास किया। लेकिन 1597 में 56 साल की उम्र में शिकार के दौरान धनुष की डोर खींचते वक्त उन्हें एक गहरी अंदरूनी चोट लगी, जिससे उनका निधन हो गया। पर जाते जाते भी उन्होंने अपने बेटे से ये वचन लिया कि चित्तौड़ के लिए लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर एक विशाल साम्राज्य जमीन तो जीत ले, ताकत के दम पर हावी भी हो जाए, लेकिन उस मिट्टी के लोगों की भावना, उनके अदम्य साहस को कभी ना तोड़ पाए, तो इतिहास के पन्नों में सच्चा विजेता असल में कौन है? नेतृत्व और स्वाभिमान का ये वो सबक है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।